एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे बेटे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 35 के साथ हाज़िर है। जी बेटे, इससे पहले लेक्चर नंबर 34 में हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया था और उम्मीद है कि आपने बेटा अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। ठीक है, तो आज बेटा हमने जो शुरू करना है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.2 और उसमें यूनिट नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 है और इसमें बेटा 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या हैं? वो कॉन्सेप्ट हैं बेटा वेरिएशन के बारे में। ठीक है, तो वेरिएशन किससे हम कहते हैं? ये बेटा चेंज होती है। पहले आप समझ लें, फिर मैं आपको उसके रिलेटेड जो है वो कुछ मटेरियल जो है वो दिखा दूंगा। ठीक है जी, तो ये बेटा हमारे पास है कि वेरिएशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले आपसे बेटा पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ की फॉर्म में कि वेरिएशन की कितनी टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशन और नंबर 1 उसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन होती बेटा, और उसके बाद जो दूसरी टाइप है हम उसे बोलते हैं ये इन्वर्स वेरिएशन है। इन्वर्स वेरिएशन होती है और ये दोनों ही बेटा एक्सरसाइज 3.2 में डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन को आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के नाम से भी बेटा जानते हैं। ठीक है, और इस तरह से इन्वर्स वेरिएशन को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के नाम से भी बेटा जानते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में अगर आप देखें तो क्या होता है डायरेक्ट वेरिएशन में, तो आज पहले हम फोकस करेंगे, आज का जो हमारा जो कह लें कि टॉपिक है वो डायरेक्ट वेरिएशन के बेटा रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हम इन्वर्स वेरिएशन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल टाइप बेसिक मैंने आपको बता दी है। अब हम फोकस करेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है। ठीक है बेटा, तो डायरेक्ट वेरिएशन ये होती है कि कोई सम टाइम ऐसे होता है बेटा कि 2 क्वांटिटीज़ आपस में इस तरह से रिलेट हुई होती हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से डिपेंड कर रही होती हैं कि अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो एज ए रिज़ल्ट सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करती है। तो इसी तरह से अगर आप एक क्वांटिटी को डिक्रीज़ करते हैं तो एज ए रिज़ल्ट सेकंड क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है। और ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का रिलेशन बेटा इस तरह का होता है कि अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं, मतलब इंक्रीज़ की तरह से करते हैं कि डबल कर देते हैं, तो एज ए रिज़ल्ट सेकंड क्वांटिटी भी डबल होगी। इसी तरह से अगर आप एक क्वांटिटी को 3 टाइम इंक्रीज़ करते हैं तो एज ए रिज़ल्ट सेकंड क्वांटिटी भी 3 टाइम इंक्रीज़ होगी। अगर एक क्वांटिटी को 4 टाइम आप इंक्रीज़ करते हो, एज ए रिज़ल्ट सेकंड क्वांटिटी भी 4 टाइम ही इंक्रीज़ होगी, एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर आप एक क्वांटिटी को बेटे डिक्रीज़ करते हो, हाफ कर देते हो, तो एज ए रिज़ल्ट सेकंड क्वांटिटी भी हाफ हो जाएगी। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है, जिसमें जब एक क्वांटिटी वेरी करती है, वो चेंज होती है, तो एज ए रिज़ल्ट दूसरी भी चेंज तो होती है, लेकिन उनकी चेंज होने की डायरेक्शन सेम होती है। डायरेक्शन के सेम होने का मतलब वन इज इंक्रीजिंग, अदर इज आल्सो इंक्रीजिंग, वन क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग, अदर क्वांटिटी इज आल्सो डिक्रीजिंग। तो इस तरह से उनके चेंज होने की डायरेक्शन सेम होती है। तो इससे हम बेटा कहते हैं, मैथ में हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन है, या फिजिक्स में आपने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के नाम से बेटे पढ़ा हुआ है। आप देखें फॉर एग्जांपल, इसकी कौन सी एग्जांपल हो सकती हैं, कुछ आपकी बुक में बेटा लिखी हुई है। और एग्जांपल है स्पीड की और डिस्टेंस कवर्ड की। आप देखें कि आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, मोटरवे पे हैं आप, तो आप गाड़ी की स्पीड को अगर बढ़ा देंगे तो आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे।
1 आवर में चलो टाइम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो ज़ाहिर है 1 आवर में वो 60 किलोमीटर कवर करेगी, और 2 आवर में वो कितनी कवर करेगा डिस्टेंस। उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है आपने स्पीड को बढ़ाना है, स्पीड को आपने बढ़ा दिया, डबल कर दिया, आप 120 पे ले जाते हैं, तो 1 आवर में अब डिस्टेंस कितना कवर होगा, 120 हो जाएगा। मतलब ये कि जैसे ही आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस कवर्ड जो है वो आपका बेटे इंक्रीज हो जाता है। तो अगर जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्पीड और डिस्टेंस कवर्ड ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में रिलेटेड हैं, और इस तरह से रिलेटेड हैं कि अगर स्पीड के बढ़ाने से और डिस्टेंस कवर्ड भी बढ़ जाता है तो हम ये कहते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की एग्जांपल है। इसी तरह से आप ये कह सकते हैं नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ वर्कर्स एंड देयर वर्क डन। आप नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ा दें तो उनका जो वर्क डन होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से ज़ाहिर है सिंपल सी बात है, काम करने वाले ज़्यादा लोग होंगे तो उनका किया हुआ काम भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से ये भी जो हमारे पास बेटा एग्जांपल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की एग्जांपल में आता है, डायरेक्ट वेरिएशन में आता है। इसी तरह से सर्कल का रेडियस है और सर्कल का सर्कमफेरेंस है। आप सर्कल के रेडियस को डबल कर दें तो सर्कल का सर्कमफेरेंस भी डबल हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगर आप सर्कल का रेडियस को कम कर देंगे तो एज ए रिजल्ट सर्कल का सर्कमफेरेंस भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट बेटा एग्जांपल्स हैं। कुछ एग्जांपल जो है वो मैं आपके साथ, अब इसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या है, आपने इसको किस तरह से बेटा लर्न करना है। आई होप आपको इस बात की तो समझ आ चुकी होगी कि दो क्वांटिटीज़ आपस में जब इस तरह से रिलेट होती हैं कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए, एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाए, तो इस किस्म का जो रिलेशन होता है वो कहलाता है डायरेक्ट वेरिएशन। क्या कहलाता है? डायरेक्ट वेरिएशन। तो अब आइए हम देखते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन को अगर आपने डिफ़ाइन करना है तो बेटा किस तरह से डिफ़ाइन करना है, और आपने उसकी एग्जांपल्स लिखनी है तो कैसे एग्जांपल लिखनी है ये आपकी बुक में दी हुई है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नोट कीजिएगा जी बेटे। तो वेरिएशंस की मैंने आपको बताया 2 टाइप्स होती हैं। वन टाइप इज डायरेक्ट वेरिएशन है या हम इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा कहते हैं, और सेकंड इसमें इन्वर्स वेरिएशन है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बेटा कहते हैं, ठीक है जी। अब आइए हम देखते हैं, फोकस करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन को या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है जी बेटा। डायरेक्ट वेरिएशन आपने डिफाइन यूं करना है बेटा, आपकी बुक में ये लिखा हुआ भी है, वहां से आप देख सकते हैं। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिक्रीज, दोनों ऑप्शन बेटा यूज किए हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। इन वन क्वांटिटी काजेज इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी, यानी कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो एज ए रिजल्ट दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। ये रेड कलर में आप देख सकते हैं इंक्रीज है तो इंक्रीज ही लिखा हुआ है, आगे ब्रैकेट में डिक्रीज लिखा हुआ है, आगे अगेन ब्रैकेट में डिक्रीज बेटा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो एज ए रिजल्ट दूसरी भी इंक्रीज होती है, और अगर एक डिक्रीज होती है तो एज ए रिजल्ट दूसरी भी डिक्रीज होती है। तो फिर ये यूँ बनेगा, इफ़ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट increase or decrease in one quantity causes increase or decrease in the other quantity, then this variation is called direct variation. तो यहाँ तक बेटा डेफिनेशन है, और आगे मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी। इफ़ अ क्वांटिटी y varies directly with regard to a quantity x, then we can say that y is directly proportional to x and is written as जी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये जी इसकी मैथमेटिकल बेटा फॉर्म है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए। और आपको पता है कि जब हम साइन ऑफ वेरिएशन को, इसे साइन ऑफ वेरिएशन बोलते हैं या साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बेटा बोलते हैं, इसको जब इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो अपनी तरफ से हमें एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, दैट कांस्टेंट हियर इज अ के। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा के एक्स, और अगर k की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या होगा, x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर आप इसको डिवाइड कीजिए तो ये y ओवर बेटा x आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k। और k यहाँ पे ये कंडीशन है कि कांस्टेंट नंबर है लेकिन k 0 नहीं होगा, ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट बेटा नंबर है, ठीक है।
तो जब भी टू क्वांटिटीज़ को आपने ये शो करना है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपने किस तरह से लिखना है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। अब इससे जब इक्वेशन बनानी है, इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को आपने चेंज कर देना होता है साइन ऑफ इक्वलिटी में, और फौरन आप एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे k यूज़ करेंगे पूरे चैप्टर में, और उसके साथ आप लगा देंगे वेरिएबल x। तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन डेवलप हो जाती है, ठीक है जी बेटा। तो आई होप आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी बेटा, और उसको मैथमेटिकली किस तरह से हम लिखते हैं इसका भी पता चल चुका होगा, ठीक है। तो उसके बाद अब देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स। बोर्ड के क्वेश्चन में बेटा ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन जो है वो कई दफ़ा पूछा जा चुका हुआ है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने इसको बेटा बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि राइट द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। कुछ एग्जांपल, 2 एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई हैं और कुछ बेटा मैंने आपके लिए और लिखी हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन में जी बेटा, फास्टर द स्पीड ऑफ कार लॉन्गर द डिस्टेंस इट कवर। तो ये अभी आपके सामने बेटा मैंने डिस्कस भी किया कि अगर कार की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, अगर स्पीड को कम कर देंगे तो डिस्टेंस कवर्ड भी कम होगा। तो इस तरह से स्पीड और डिस्टेंस कवर ये बेटा डायरेक्ट वेरिएशन की एग्जांपल बन जाती है, ठीक है जी। उसके बाद है नंबर 2, स्मॉलर द रेडियस ऑफ सर्कल स्मॉलर द सर्कमफ्रेंस इज। ये सेकंड एग्जांपल है जो आपकी बुक में बेटा लिखी हुई है, एज इट इज़ मैंने आपके लिए नोट की है। तो सर्कल का रेडियस जो होता है और सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होता है, इनका आपस में रिलेशन डायरेक्ट वेरिएशन का बेटा होता है। और अगर आप रेडियस को डबल कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो सर्कमफ्रेंस भी डबल होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप बेटा रेडियस को डिक्रीज कर देंगे, स्मॉलर बना देंगे, तो उसका सर्कमफ्रेंस भी स्मॉलर बन जाएगा। इस तरह से रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दोनों डायरेक्ट वेरिएशन की एग्जांपल बेटा बनती हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वर्कर्स एंड देयर वर्क डन। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उनको आप इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो उनका वर्क डन भी डेफिनेटली बढ़ जाएगा। अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स को कम कर देंगे तो देयर वर्क डन भी कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ वर्कर्स एंड देयर वर्क डन ये भी एग्जांपल होगी डायरेक्ट वेरिएशन की। उसके बाद है एक और एग्जांपल जो बहुत सिंपल सी है, आप बेटा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ बुक्स। जी, नंबर ऑफ बुक्स एंड देयर नेट कॉस्ट। तो जाहिर है अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपने मैथ की एक बुक जो है वो परचेज की है, से आपने 50 रुपीज़ दिए। अब अगर आप 2 बुक लेंगे तो आपको 100 पे करने पड़ेंगे। आपने नंबर ऑफ बुक को डबल कर दिया तो उसकी जो आप उसकी कॉस्ट है टोटल जो आप पे कर रहे हैं वो भी डबल हो जाएगी। इस तरह से जितनी ज़्यादा बुक्स आप लेंगे उतने बेटा उनकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, जितनी कम बुक्स लेंगे तो उतनी उनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से नंबर ऑफ बुक्स एंड देयर नेट कॉस्ट जो है ये भी डायरेक्ट वेरिएशन की एग्जांपल बेटा बनती है। तो इसी तरह से बेटा लोअर क्लासेस में आप डायरेक्ट वेरिएशन में और भी एग्जांपल जो है वो पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको इसके अलावा कोई एग्जांपल आती हो तो वो भी बेटा आप इसमें कोड कर सकते हैं। इसमें एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स आपको आती होनी चाहिए, जिसमें से फर्स्ट 2 आपकी बुक में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, ठीक है जी बेटा। अब आइए हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। जी बेटे, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन को बेटा किस तरह से सॉल्व किया जाता है। बड़े बेटा केयरफुली आपने इसको देखना है। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2, फाइंड y इन टर्म ऑफ x, नंबर 1। नंबर 2, y व्हेन x इज इक्वल टू 5 एंड x व्हेन y इज इक्वल टू 28। तो ये बेटा जी इस तरह से हमारे पास जो है वो क्वेश्चन एक गिवन है और इसमें रिलेशन हमें बेटा y और x का दिया हुआ है, ठीक है। तो इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, यानी y और x का बेटा रिलेशन है। अब उसके बाद क्या किया है कि y और x दोनों की वैल्यू हमें बताई गई है। उसके बाद फिर हमें आगे पूछा गया कि ये हमें फाइंड आउट करके बताएं, x फाइंड आउट करें, y फाइंड आउट करें और y की वैल्यू बेटा हमने बतानी है, ठीक है। अच्छा, इसमें बेटा बेसिकली ये है
कि इस क्वेश्चन के 3 बेटा मेजर पोर्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि आपको 2 वेरिएबल्स का 3 वेरिएबल्स का सम टाइम आगे जाकर आप देखेंगे रिलेशन बताया जाता है। यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल का रिलेशन बताया जाएगा। जितने वेरिएबल का रिलेशन होगा उतने वेरिएबल की वैल्यू भी आपको बताई जाएगी। ये दूसरा पार्ट होगा। तीसरे पार्ट में फिर कुछ वैल्यू हमें बता के और कुछ वैल्यू हमसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट आपने आइडेंटिफाई करने हैं। जी आप देखें किस तरह से बेटा होगा जी इसका सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले तो आपने दोनों वेरिएबल का रिलेशन बेटा आपने लिखना है। ठीक है, वो क्या है, y वेरीज डायरेक्टली एज x, यानी हम इसे यूं कह सकते हैं y डायरेक्टली वेरीज है तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो इस तरह से ये एक पार्ट बेटा हमारे पास आ जाता है जो आपने रिलेशन इसका बना लेना है। ठीक है जी, अब उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये 2 वेरिएबल का रिलेशन है, 2 क्वांटिटीज का रिलेशन है, इन दोनों की वैल्यू भी क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगी। अब देखिए y की वैल्यू बेटा कितनी बताई है 8। अब लिख लें y इज इक्वल टू 8 और व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में जो हमारे पास ये बेटा पूछे हुए हैं कि y इन टर्म ऑफ आपने x निकालना है, y की वैल्यू आपने निकालनी है। तो ये बेटा हमारे पास आगे 3 पार्ट्स हैं जिनके हमने आंसर फाइंड आउट करके बताने। नंबर 1 y की वैल्यू बतानी है और ये होगी इन टर्म ऑफ x। नंबर 2 हमने बेटा जी y की वैल्यू बतानी है कितनी होगी और उसके लिए हमें x की वैल्यू बताएगी कितनी 5 होगी। और नंबर 3 हमने बेटा जी ये देखना है कि x की वैल्यू बतानी है कि ये वैल्यू कितनी होगी और जबकि y की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 28 होगी। ठीक है जी, तो ये बेटा जी इसका तीसरा पोर्शन होगा मेजर पोर्शन। और आमतौर पर थर्ड पार्ट में एक वेरिएबल की वैल्यू बताकर दूसरे की पूछ लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने 3 पार्ट्स बेटा हमसे पूछे हुए हैं। ठीक है, तो अब आइए इसका सॉल्यूशन आगे फर्दर आपने कहाँ कैसे शुरू करना है। तो सबसे पहले आपने ये जो 2 क्वांटिटीज़ का रिलेशन होगा जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है वहाँ से आपने बेटा शुरू करना है। ठीक है जी, यहाँ से तो आ जाएगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, साइन ऑफ वेरिएशन को आपने बेटा जी चेंज कर देना है साइन ऑफ इक्वलिटी में, और उसके लिए हम एक कांस्टेंट k यूज़ करते हैं और उसके साथ वेरिएबल x बेटा आप एज इट इज़ लिख देंगे और इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब इसका काम खत्म हुआ। अब आप नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो पोर्शन है हमारे पास जिसमें दोनों वेरिएबल की बेटे वैल्यू आपको बताई जाएगी और इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू बताने का मकसद है कि आप k की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, इस इक्वेशन में y है, k है और x है, इन दो की वैल्यू हमें गिवन होगी, k की वैल्यू बेटा हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, अब आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2 और ये पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे बेटा पुट करेंगे तो आ जाएगा 8 इज इक्वल टू k इंटू बेटा आ जाएगा 2। अब 2 उधर मल्टीप्लाई है, इधर लाके डिवाइड कर देंगे। 8/2 इज इक्वल बेटा आ जाएगा k। इट मीन्स अब 8 को 2 से डिवाइड कर दें तो बेटा जी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k की वैल्यू 4। ठीक है जी, अब इस तरह से जब k की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा आपने अब ये करना है कि k की वैल्यू इक्वेशन नंबर आपने 1 में पुट करके इक्वेशन नंबर 2 बना लेनी। ठीक है, अब k की वैल्यू पुट करेंगे, पुट k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 में बेटा आपने पुट कर देनी। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन 1 ये थी, तो ये मेरे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू, अब इस k की जगह पे आप लगा देंगे 4 और साथ बेटा आ जाएगा x और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इस तरह से बेटा इक्वेशन नंबर 2 डेवलप कर लेनी है। हर क्वेश्चन में आपने k की वैल्यू पुट करके इक्वेशन नंबर 1 में तो बेटा आपने इक्वेशन नंबर 2 बनानी है। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें
के की वैल्यू और यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट भी पुट हो जाती है, लेकिन वो नहीं आपने करना। आपने इसी प्रोसीजर को, इसी आपने बेटा कंसेप्ट को फॉलो करना है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 बनानी है, 2 वेरिएबल की आपको वैल्यू बताई जाएगी, वो पुट करके के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब आप देखें ये y की वैल्यू है, लेकिन इस y की वैल्यू में x भी आ रहा है, y इज इक्वल टू 4x है, और ये वो आंसर है जो हमसे नंबर 1 पूछा हुआ था, वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x, ये है y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x। ठीक है, तो इस तरह से एक पार्ट जो बेटा हमसे पूछा हुआ था वो खुद ही क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ये वैल्यू ऑफ y है इन टर्म ऑफ x, तो इसे आप पार्ट 1 का आंसर भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर है। पुट k इज इक्वल 4 इन इक्वेशन 1, जैसे वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है, लेकिन y की वैल्यू में x भी मौजूद है, इसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x। क्लियर होगी बात। अब आ जाए पार्ट 2 की तरफ, यहाँ पे आ जाए जी। नंबर 2, अब आपने क्या करना है जी बेटा, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप लिखेंगे टू फाइंड y, y फाइंड करने के लिए पुट x इज इक्वल टू 5 और इन इक्वेशन 2, तो इस इक्वेशन 2 में x की वैल्यू बेटा आप 5 पुट कर देंगे। ये बेटा आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह क्या है 4 एज इट इज आएगा, x की जगह 5 पुट कर देंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 20। तो इस तरह से y की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है जी। अब नंबर 3 पे आ जाए, जो हमसे पूछा हुआ है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू 28 है, आप लिखेंगे टू फाइंड x पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में बेटा पुट कर देंगे। ठीक है जी। अब आप देखें ये हमारे पास था y इज इक्वल टू 4x था जी, तो y की जगह बेटा आ जाएगा 28 और इज इक्वल टू 4x। अब 4 इधर मल्टीप्लायर है, दूसरी तरफ आप शिफ्ट करेंगे तो बेटा 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब 4 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ जाता है जी 1, और 28 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आप इसे यूं लिख सकते हैं बेटा, इट मीन x इज इक्वल टू और 28 ओवर आ जाएगा 4, इसे आप कट कर लें 7 आ जाएगा, तो x की वैल्यू बेटा जी कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू 7 फाइंड आउट कर लिया, जबकि y हमें 28 दिया हुआ था। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमें 3 वैल्यू पूछी गई थी, एक y इन टर्म ऑफ x, वो भी इक्वेशन नंबर 2 है बेटा। नंबर 2 y की वैल्यू जब x 5 है तो 20 होगी, और उसके बाद y की वैल्यू 28 है तो x की कितनी होगी, x की वैल्यू फिर बेटा कितनी होगी 7 होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा जी। बेटा अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ़ y डायरेक्टली वेरीज विद x। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये रिलेशन मैथमेटिकल फॉर्म में बेटा दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 1 में ये रिलेशन स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ था। ठीक है, तो अब उसके बाद आपने देखना है कि x और y का रिलेशन है, तो बेटा y की वैल्यू हमें बताई गई है और x की वैल्यू जब होगी 3 होगी। अब फाइंड करना है आपने, वही बेटा 3 पार्ट्स है इसमें भी, y इन टर्म ऑफ x, तो आपने y इन टर्म ऑफ x फाइंड आउट करके बताना है। नंबर 2 x व्हेन y इज इक्वल टू 35 एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 18, यानी लिखने में से पॉइंट 2 लिखा है और इसके अंदर 2 बेटा और मजीद पॉइंट बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, इसके लिए बेटे मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इन रिलेशन को, जो वैल्यू आपको दी हुई है वो और जो रिलेशन दिया वो, उसे आपने आइडेंटिफाई करना है। तो रिलेशन हमें बेटा दिया हुआ है y डायरेक्टली वेरीज विद x, यस, तो ये रिलेशन दे दिया। अब उसके बाद x और y का रिलेशन है, तो x और y की वैल्यू भी लाजमी गिवन होगी, तो ये y इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 7 और x इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 3। तो इस तरह से क्वेश्चन के अंदर जिन 2 वेरिएबल का रिलेशन था उन 2 वेरिएबल की वैल्यू भी आ गई। अब उसके बाद आ जाए थर्ड पार्ट है, हमसे पूछा क्या गया हुआ है। नंबर 1 आप इसे बेटा करेंगे, ये हमसे पूछा हुआ है y इन टर्म ऑफ x, और नंबर 2
इसके बेटा आगे फर्दर आप कह सकते हैं 2 पार्ट बनाए हुए उन्होंने, x की वैल्यू कितनी होगी, और जब हमें y इज इक्वल टू दिया हुआ है 35, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। और इसी का पार्ट नंबर बी फिर हमारे पास बेटा बनेगा, y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है व्हेन x इज इक्वल टू दिया होगा 18। तो अब इसके पॉइंट 2 के अंदर ही आगे 2 बेटा पार्ट हैं, ठीक है जी। तो ये बेटा जी हमने आपको फाइंड आउट करके बतानी है। तो अब आइए देखते हैं कि ये किस तरह से होगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि गिवन रिलेशन से बेटा आप स्टार्ट लेंगे तो आ जाएगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x या डायरेक्टली वेरीज विद x आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ वेरिएशन को इक्वलिटी में चेंज कर देंगे और बेटा आगे साथ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल को, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है बेटा। अब आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। अब लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 7 इज इक्वल टू k और इनटू आ जाएगा 3, x की जगह 3 आ गया। अब बेटे आ जाएगा 7, 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के बेटे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 7/3 आ जाएगी, ठीक है बेटे। अब आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो आइए देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में कैसे बेटा पुट होगी। और इसे आप लिखेंगे पुट k इज इक्वल टू 7/3 इन इक्वेशन 1। तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू kx था तो y इज इक्वल टू 7/3 साथ x आ जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। आप देख सकते हैं ये बेटा वेरिएबल y की वैल्यू है लेकिन इसकी वैल्यू में x भी आ रहा है, इसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल y इन टर्म ऑफ x। तो ये हमारे पास जो पहला पार्ट बेटा बनता है y इन टर्म ऑफ x, ये उसका बेटे आंसर भी बनता है, इसलिए हम इसे पॉइंट 1 का नाम दे सकते हैं, ठीक है जी। तो आंसर 1 आ गया। अब आंसर 2 में 2 पार्ट हैं बेटा हमारे पास। अब पहले पार्ट ए का आंसर निकालते हैं जिसमें हमसे पूछा होगा कि x की वैल्यू फाइंड आउट करें जब y 35 होगा। तो हम ये लिख सकते हैं टू फाइंड x पुट y इज इक्वल टू 35 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में यहाँ पर बेटा पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो अब ये बेटा आ जाएगा हमारे पास y की जगह पे आप पुट कर दें 35 आ जाएगा इज इक्वल टू 7/3 है बेटा, और x की वैल्यू बेटे हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से ये हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये 3 बेटा इधर हो रहा है डिवाइड, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। हम लिखेंगे 35 और इनटू आप इसे 3 लिख लें। अब 7 इधर x के साथ मल्टीप्लाई रहा है, उधर जाकर बेटे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और इज इक्वल टू x हमारे पास वेरिएबल x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटे, 7 को 7 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा और 35 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो बेटा 5 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 5 है, 5 इंटू 3 कितना होता है 15, तो आ जाएगा 15 इज इक्वल टू x होगा, या हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 15। ये बेटा हमारे पास वेरिएबल x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है जी। अब उसके बाद हम आते हैं इसी के पार्ट बी में, और पार्ट बी में हमसे जो बेटा पूछा हुआ है, और पार्ट बी में हमसे पूछा हुआ है कि y की वैल्यू बताइए कितनी है जब x की वैल्यू 18 होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे टू फाइंड y पुट x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में बेटे यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 7/3 है, तो बेटे x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 18 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इनटू लगा ले इस तरह से। अब 3 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा बेटे 1 आ जाता है। 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 6 बेटा आ जाएगा, ठीक है जी। 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 42। तो इस तरह से हमारे पास y की बेटा वैल्यू आ जाती है 42। तो बिल्कुल बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, ठीक है बेटे।
ओके जी, अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ़ आर डायरेक्टली वेरीज विद टी, आर बेटे 5 है, टी 8 दिया हुआ है, तो फाइंड इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी, यानी कि आप आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म ऑफ टी। आल्सो फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 64 है, एंड टी की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन आर इज इक्वल टू 20 है। जी बेटा सोल्यूशन में सबसे पहले आपने रिलेशन लिख लेना है, फिर दोनों वेरिएबल की बेटा वैल्यू आ जाएंगी, फिर उसके बाद जो हमने फाइंड आउट करना है उसके आप डिफरेंट पॉइंट्स बना के बेटा लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इसी से बेटा आपने रीराइट कर लेना है। ठीक, अब आइए सोल्यूशन है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो आर इज इक्वल बेटा आ जाएगा के टी, और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब आप इसमें पुट कर देंगे, पुट आर इज इक्वल टू 5, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, एंड टी इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। तो ये बेटा जी आ जाएगा मेरे पास 5 के है, और टी की जगह बेटा आ जाएगा 8। ठीक है जी, अब 8 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के डिवाइड कर देंगे, तो के की बेटा वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/8। अब ये 5/8 को आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास बेटा जी फिर बनेगा पुट के इज इक्वल टू 5/8 इन इक्वेशन 1। तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा जो r इज इक्वल टू के टी था, वो आ जाएगा r इज इक्वल टू 5/8 टी आ जाएगा, और इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। और ये इक्वेशन ऑफ आर एंड टी या इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी, वो ये बेटा नंबर 1 आंसर भी बन जाता है। ठीक है, जो ये कहा हुआ है फाइंड इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी, वो ये इक्वेशन है जो कि आर और टी को आपस में क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। ठीक है बेटा, अब आ जाए सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है आर फाइंड आउट करें, तो हम लिखेंगे टू फाइंड आर पुट टी इज इक्वल टू 64 और इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे बेटा पुट कर देंगे। ठीक है, तो आर की बेटे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर एज इट इज रहेगा, तो ये आ जाएगा 5/8 है, तो टी की जगह पे बेटा हमारे पास आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपने ये बेटा जी करना है, आपने 64 को और 8 को आपस में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 8 को 8 से डिवाइड किया 1, 64 को किया तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब r इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 × 8 एंड r इज इक्वल टू होगा 40। तो इस तरह से r की वैल्यू बेटा आ जाएगी 40 आ जाएगी। ठीक है जी, अब पार्ट नंबर हमारे पास है 3। तो पार्ट 3 में आपने ये करना है कि t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, r की वैल्यू बेटा 20 दी हुई है, तो हम लिखेंगे टू फाइंड t पुट r इज इक्वल टू 20, और कहाँ पर पुट करना है जी, इन इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 2 में बेटा यहाँ पर आपने कर देना। ठीक है, और ये हमारे पास था r इज इक्वल टू 5/8 t था, तो t फाइंड करना है, r की जगह बेटा आ जाएगा 20, तो यह आ जाएगा 5/8 और साथ यहाँ पे आ जाएगा t। अब ये 8 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 20 इंटू बेटा आ जाएगा 8। अब इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू आ जाएगा t। अब 5 को 5 से डिवाइड कर दे 1 आ जाएगा, और बेटा 20 को 5 से डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 4 × 8 और t इज इक्वल बेटा आ जाएगा 32। तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा t की वैल्यू भी आ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। जी बेटे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर बेटे 4। इफ़ r डायरेक्टली वेरीज विद t स्क्वायर एंड r इज इक्वल टू 8 व्हेन t इज इक्वल टू 3, फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 6। जी बेटा इसका सोल्यूशन हमने कैसे निकालना है जी, बहुत सिंपल है बेटा, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में बेटे पूछा जा सकता है। तो r डायरेक्टली वेरीज विद टी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रिलेशन बेटा आ गया, और सेकंड पोर्शन में आपने आइडेंटिफाई कर लेना है r की वैल्यू 8 है और t की वैल्यू बेटा कितनी दी हुई है 3। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो आपने सेकंड पार्ट में दोनों वेरिएबल की वैल्यू ले लेनी है, और थर्ड पार्ट में जो हमसे फाइंड r की वैल्यू बेटा हमसे पूछी हुई है व्हेन t इज इक्वल टू 6 और t की वैल्यू
जो है वो 6 हो गई है। ठीक है बेटे, अब आइए देखते हैं। तो आपने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को बेटे चेंज करना होता है सबसे पहले साइन ऑफ इक्वलिटी में। तो इस यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, के साथ आ जाएगा टी स्क्वेयर और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और पुट r इज इक्वल टू 8 एंड t इज इक्वल टू 3 और इन इक्वेशन 1। ये बेटा r की जगह आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा k और t की जगह आ जाएगा 3। अब चूंकि t का स्क्वायर है तो आप बेटे 3 का भी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो अब आ जाएगा 8 इज इक्वल टू k इंटू 3 का स्क्वायर लिया तो कितना आ जाएगा 9। अच्छा, अब उसके बाद 9 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के बेटे आप डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा k। इट मीन्स k की वैल्यू हमारे पास बेटा होगी k इज इक्वल टू 8/9 आ जाएगा। ठीक है, तो 8/9 ये हमारे पास बेटा k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, अब ये k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे जी। k की वैल्यू पुट करें तो ये बेटा हमारे पास होगा पुट k इज इक्वल टू 8/9 इन इक्वेशन 1। तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू जो कि k t का स्क्वायर था, r इज इक्वल टू 8/9 और ये बेटा जी साथ आ जाएगा t का स्क्वायर और ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 डायरेक्ट पूछी नहीं गई है, लेकिन आपने बेटा इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। ठीक है, वैल्यू पहले पुट कर लेनी है k की, उसके बाद फिर आप आ जाएंगे थर्ड पार्ट में टू फाइंड r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 6 और इन इक्वेशन 2 में बेटा पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा r इज इक्वल टू 8/9 है और यहाँ पे t की वैल्यू आप 6 पुट करेंगे और 6 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि यहाँ पे t का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है जी, तो अब आ जाएगा बेटे r इज इक्वल टू 8/9 है और 6 का स्क्वायर लें तो ये बनता है जी हमारे पास 36 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब 9 को डिवाइड कर देंगे आप 9 से तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 और 36 को बेटे 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू 8 इंटू होगा 4 जी। आपने 8 को 4 से या 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो एक बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 32। तो इस तरह से r की वैल्यू आ जाएगी 32। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ जी। बेटे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में है v डायरेक्टली वेरीज विद r क्यूब है एंड v इज इक्वल टू 5 है व्हेन r इज इक्वल टू 3 है जी। बेटे फाइंड r की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके बतानी है व्हेन v इज इक्वल टू 625 है जी। बेटा सबसे पहले आपने रिलेशन लिख लेना है, फिर दोनों वेरिएबल की बेटा वैल्यू लिख लेनी है। थर्ड पार्ट में जो वैल्यू आपसे पूछी गई है r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख लें और व्हेन v इज इक्वल टू 625। तो आपको पता है फर्स्ट पार्ट से बेटा हम शुरू करते हैं। v डायरेक्टली वेरीज विद r क्यूब आ जाएगा और v इज इक्वल टू के आर क्यूब, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज कर लेंगे। उसके बाद बेटा आपने सेकंड पार्ट से v की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 3 पुट कर देनी इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये बेटा आ जाएगा v की जगह आ जाएगा 5 इज इक्वल टू के एज इट इज रहेगा, r का क्यूब है इसलिए 3 जब पुट करेंगे तो 3 का क्यूब आ जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है बेटे 27 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर ला के डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/27। तो ये बेटा वैल्यू होगी k की। अब ये वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये बेटा जी आ जाएगा पुट k इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 5/27 और इन इक्वेशन 1। तो ये बेटा इक्वेशन 1 हमारे पास है। v इज इक्वल टू और k r क्यूब है बेटा, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 5/27 और साथ हमारे पास बेटा होगा r क्यूब और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब उसके बाद आ जाए लास्ट पार्ट में जिसमें r की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हम लिखेंगे टू फाइंड r पुट v इज इक्वल टू 625 इन इक्वेशन 2। तो इस इक्वेशन 2 में बेटा पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो आ जाएगा 625 इज इक्वल टू
5 ओवर बेटा आ जाएगा 27 और इनटू हमारे पास आ जाएगा आर क्यूब। जी बेटा 27 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। हम लिखेंगे 625 इनटू आप लिख लेंगे बेटा 27। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आर क्यूब बेटा आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ये करना है 5 को 5 से डिवाइड कर लें बेटा 1 आ जाएगा। 625 को कैलकुलेटर से बेटा आप कर सकते हैं, डिवाइड करोगे तो 625 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 125 बेटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, अब आपने फर्दर इसको किस तरह से बेटा सिंप्लीफाई करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 125 और इनटू 27 और इज इक्वल टू आ जाएगा आर क्यूब। अब दो तरीके हैं, एक तो ये कि बेटा 125 को 27 से आप मल्टीप्लाई कर लें और फिर कैलकुलेटर से उसका क्यूब रूट निकाल लें। इसका इजी वे भी बेटा ये होता है, आर क्यूब है तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं आर क्यूब इज इक्वल टू 125 देखें किसका क्यूब होता है बेटे 5 का क्यूब होता है। ठीक है, और 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो आप इसे 3 का क्यूब लिख लें। तो 125 की जगह पे 5 का क्यूब लिख लें और 27 की जगह पे 3 का क्यूब लिख लें। अब इस तरह से ये हमारे पास बेटा आ जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू, आप इसे दोनों को कंबाइन करके 5 इंटू 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं जी बेटा। अब आ जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा 15 और 15 का क्यूब लिख सकते हैं। अब हमें आर की वैल्यू चाहिए, क्यूब को ऊपर से रिमूव करना है, तो क्या करते हैं क्यूब रूट लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स का बेटे आपने क्यूब रूट ले लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी आर क्यूब है और 15 का बेटे क्यूब है, इसका क्यूब रूट लेंगे और इसका भी क्यूब रूट ले लेंगे, तो ये बेटा जी यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ठीक है जी, अब हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 15, ये बेटा जी इसकी वैल्यू होगी। तो अगर आप इसको 125 को 27 को मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा एक नंबर उसका डायरेक्ट कैलकुलेटर से क्यूब रूट लेंगे तो तब भी बेटे आंसर आपके पास 15 ही आ रहा होगा। ठीक है जी, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 बेटा हमारे पास कंप्लीट हुआ जी बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब, ये बेटा रिलेशन गिवन है, एंड w इज इक्वल टू 81 व्हेन u इज इक्वल टू 3 है, फाइंड w व्हेन u इज इक्वल टू 5। बहुत सिंपल बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है। तो आप w जो है डायरेक्टली वेरीज विद, तो u क्यूब है तो यहाँ पे बेटे आप u का क्यूब लिख लेंगे। ठीक है जी, तो ये रिलेशन है, यहीं से बेटा हमने शुरू करना है। आगे w की वैल्यू 81, u 3 दिया हुआ है, w की वैल्यू कितनी होगी जब u 5 हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब आपने w इज इक्वल टू k और इंटू बेटा आ जाएगा u क्यूब है और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर लेंगे, w इज इक्वल टू 81 है एंड u इज इक्वल टू 3 है और पुट करना है इन इक्वेशन 1 में। जी बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 81 इज इक्वल टू k इंटू 3 है, u की बेटा पावर 3 है तो 3 की पावर 3 ले लेंगे। अब आ जाएगा 81 इज इक्वल टू k इंटू और 3 की पावर 3 लेंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 27। अब आपने बेटे 81 को डिवाइड कर देना है 27 से, क्योंकि 27 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब 27 को 27 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा, 81 को बेटा करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3। तो इट मीन्स k की बेटा वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है जी, अब ये वैल्यू आपने बेटे पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। आ जाएगा पुट k इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 बेटा हमारे पास है w इज इक्वल टू k और u क्यूब था, तो w इज इक्वल टू 3 और u क्यूब बेटा आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2। अब आप लास्ट पार्ट में आ जाए, w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए बेटा आपने u की वैल्यू 5 पुट कर देनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टू फाइंड w पुट u इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। जी बेटा ये आ जाएगा w इज इक्वल टू 3 इंटू u की बेटा वैल्यू कितनी 5 है तो ये 5 का बेटे क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो w इज इक्वल टू
3 इंटू 5 का क्यूब ले लें, 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 125। अब W इज इक्वल टू, बेटा आपने 3 को 125 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्या आ जाएगा 375। तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। इस तरह से जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बेटा क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 3.2 में वो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इनको बेटा बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करना है और ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना रहे, कोई पॉइंट अगर आपको जहन में आते हो तो वो आपने नोट करते जाना है, क्वेश्चन बेटा ज़रूर पूछिएगा। और उसके बाद ये है कि जब आप ये अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो नेक्स्ट बेटा जो पोर्शन है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम नेक्स्ट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। आई होप आपको बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की समझ आ चुकी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।